नमस्कार, मेरे चैनल नरेंद्र द स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए राहुल सांकृत्यायन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पुस्तक के दूसरे अध्याय तरुणाई की उषा का अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। गढ़वाल की भूमि अपने प्राकृतिक सौंदर्य में अद्वितीय है। यहाँ गर्मियों में ठंडे रहने वाले स्थान भी हैं और बड़े शिकारों की बहुतायत भी है। इसलिए वायसराय तक बड़े बड़े अंग्रेज शिकार के लिए आया करते थे। जब सड़कों के इंजीनियर के लिए 80-80 कुल्लियों की ज़रूरत पड़ती थी तो बड़े साहबों की शिकार यात्राओं में लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ता होगा, इससे आसानी से समझा जा सकता है। प्रथम उड़ान। भड़ कुछ और अधिक सयाना हो गया। नौकरी चाकरी के लिए पहाड़ी लोग इधर उधर जाया ही करते हैं। वह शरीर से हृष्ट पुष्ट था। पिता उसकी कोई इच्छा पूरी होने नहीं देते थे। घर के काम में उनका मन नहीं लगता था। कभी सोचता सब छोड़ छाड़ के साधु हो जाऊं। कोई साधु आता तो उसके पास जाकर बड़ी लालसा भरी आंखों से वह पूजा पाठ को देखता। लेकिन किसी साधु ने उससे नहीं कहा, आओ बच्चा, हम तुम्हें चेला बनाते हैं। और कोई रास्ता न देखकर भड़ एक दिन घर से भाग निकला। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी हो गया। दोनों की इच्छा थी मसूरी पहाड़ पर नौकरी चाकरी ढूंढने की। पौड़ी पहुंचने पर साथी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई और वह न जाने कहाँ गया। उसका फिर कभी पता नहीं लगा। पौड़ी से भड़ हरिद्वार पहुंचा। ऋषिकेश में जाने पर हैजे ने धर दबाया। कै और दस्त होते होते वह बेहोश होकर गंगा के किनारे एक साधु की कुटिया के सामने पड़ गया। साधु ने शायद हैजे की यही चिकित्सा समझी। चंद्र सिंह को आधा शरीर पानी में और आधा बाहर करके गंगा में फेंक दिया। थोड़ी अफीम और प्याज का पानी मिला मिला कर देता रहा। घंटे घंटे भर पर चंद्र के पैरों को देखता था। कै दस्त बंद हो गए। तीसरे चौथे दिन उसने अपने को मौत के पंजे से बाहर निकला देखा, लेकिन अभी उसमें चलने फिरने की ताकत नहीं थी। खाने पीने का कोई इंतजाम करना जरूरी था। चंद्र के हाथ में 5 रुपये का एक चांदी का कड़ा था। उससे 2 रुपये में बेच डाला। किसी तरह 2-3 दिन उससे गुजारा हुआ। वह बद्री केदार की यात्रा का समय था। अगर उसने कोशिश की होती तो ऋषिकेश में भी कोई काम मिल जाता, लेकिन पहाड़ी बुद्धू को अभी आदमी बनने में देर थी। वह मांगता खाता किसी तरह श्रीनगर पहुंचा। हैजा सिर्फ चंद्र ही के लिए नहीं आया। उस समय इन पहाड़ों में इसका बड़ा प्रकोप था। इसके कारण पंडों को, गुमस्ते और यात्रियों को कुली नहीं मिल रहे थे। केदारनाथ के एक पंडे से चंद्र की मुलाकात हो गई। उसने लड़के को समझदार देखा और 60 रुपये पर ठेका करके अपने 60 यात्रियों की एक मंडली का पथ प्रदर्शक बना दिया। चंद्र का काम था यात्रियों को भटक कर दूसरी जगह जाने न दे। हर एक पंडा चाहता है कि सभी यात्री मेरे हो जाएं। सवाल दक्षिणा का होता है। पंडों ने भारत भर में अपने यजमानों को जिलों और गांवों के अनुसार बांट रखा है, लेकिन पैसे के लोभ में वह दूसरे का अधिकार भी छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एक यात्री को यह पता नहीं रहता कि हम किसी पंडे की वही में यजमान के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। इस छीना झपटी से बचने के लिए पंडे अपना कोई गुमास्ता यजमान यात्री के साथ कर देते हैं। यात्रियों को भी इससे काफ़ी लाभ रहता है, क्योंकि गुमास्ता हर एक चट्टी पर यजमानों के खाने पीने टिकने का इंतजाम कर हर बात को बतलाता चलता है। चंद्र जिन 90 यात्रियों की मंडली को लिए केदारनाथ की ओर बढ़ रहा था, वह किसी विधवा रानी की थी। हर पड़ाव पर मंडली आने से कुछ पहले ही पहुंचकर वह वहां टिकने का सारा प्रबंध करता। यह ध्यान रखता कि उसको और विशेषकर रानी साहिबा को कोई कष्ट न हो। श्रीनगर से चलकर कई दिनों में वह 11,000 फीट के ऊपर बसे केदारनाथ धाम में पहुँचे।
यद्यपि चंद्र प्राचीन केदार मंडल और आधुनिक गढ़वाल में पैदा हुआ था, लेकिन इन बर्फानी जगहों की देखने का उसे भी कभी कोई मौका नहीं मिला था। उसकी कल्पना थी, इस सौंदर्य के बारे में कुछ नहीं बतला सकी। उसे क्या मालूम था कि यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा कितनी महत्व रखती है। उससे कम महल इस मंदिर का नहीं है, जो आज से 8-10 शताब्दियों पहले बना था। उसने भी दूसरे यात्रियों की तरह भक्ति भाव से केदारनाथ की पूजा की। सर्दी बहुत थी, इसलिए कोई यात्री केदारनाथ में ज़्यादा ठहरना नहीं चाहता था। मंडली फिर वहाँ से रवाना हुई। वह ऊखीमठ आई, जहाँ केदारनाथ के रावल महंत गर्मियों में रहते हैं। नीचे देश से आए हुए यात्रियों की जिज्ञासाएं इस पुण्य भूमि के संबंध में अनेक हुआ करती थी, जिनकी तृप्ति करना पंडा या गुमास्ता का काम है। चंद्र अकेले ही ऐसा गुमास्ता नहीं था। दूसरे गुमास्तों से उसने भी कितनी ही बातें सुन ली थी, जिन्हें वह अपने यात्रियों को बतलाया करता। इस तजुर्बे का उसे अधिक लाभ होता यदि आगे भी वह गुमास्तागिरी करता रहता, लेकिन तब चंद्र वह काम कैसे कर सकता था जिसे उसे अपने जीवन में करना था। ऊखीमठ से चलकर चंद्र की मंडली चमोली आकर हरिद्वार से आने वाले मुख्य रास्ते पर पहुंच गई। फिर जोशीमठ होते हुए वह बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से कुछ मील आगे वसुधारा का सुंदर जलप्रपात है, जहां बहुत लोग थकावट के मारे जाना नहीं चाहते, लेकिन इस मंडली ने वहां तक जाने का साहस किया। चंद्र ने भी उस नयनाभिराम दृश्य को अपनी आंखों से देखा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस यात्रा से चंद्र को बहुत लाभ हुआ। अब हिमालय का कोई भी भव्य रूप उसके लिए अनदेखा नहीं था। बद्रीनाथ से मंडली के साथ वह कर्णप्रयाग लौटा। यहाँ से देश जाने का दूसरा रास्ता है, इसलिए श्रीनगर ऋषिकेश का रास्ता छोड़ यात्री महल चौरी होते खंडसर पहुँचे। गढ़वाल छोड़कर अल्मोड़ा जिले में दाखिल यात्रियों को अब चंद्र की उतनी ज़रूरत नहीं थी और वह भी छुट्टी लेना चाहता था। उसकी सेवाओं से रानी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने 60 की जगह 130 रुपये दिए। यह कमाई कम नहीं थी। रुपयों को लेकर चंद्र घर चला गया। माँ बाप लड़के के भागने से निराश हो गए थे और उन्होंने खोए लड़के के साथ इतने रुपये को भी हाथ में आए देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। चंद्र अब अपने को बद्रीनाथ धाम से लौटा एक यात्री समझता था। देश में होता तो चारों में सबसे कठिन धाम की यात्रा समाप्त करके आने के लिए लोग उससे उतनी ही सम्मान की दृष्टि से देखते जैसे हज कर आए आदमी को मुसलमान समझते हैं। पहाड़ में भी बद्री धाम की महिमा कम नहीं मानी जाती। गांव के लोग बार बार उससे इन पुण्य तीर्थों के बारे में पूछते और वह उसके वर्णन करने में न थकता। चंद्र का ब्याह अपने से 1 वर्ष बड़ी लड़की से 14 साल की उम्र में हो चुका था। यह हम बतला चुके हैं। अब चंद्र 1909-10 सन में 18-19 वर्ष का था और कलुली 19 और 20 वर्ष की थी। कलुली अपने पति से कम हृष्ट पुष्ट नहीं थी। चंद्र की 7.5 थोड़े ही दिनों तक रही और वैद्यराज के दूध पाक से वह फिर स्वस्थ हो गया। जंगल में दादा का बनवाया हुआ मकान अब भी था। माँ बाप ने पुत्र और वधू को गायों भैंसों के साथ वहीं भेज दिया। गर्मियों में ढोरों के लिए गौशाला बना दी जाती। तरुण दंपत्ति वहीं रहने गौ सेवा करने लगे। पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाते। जब और कोई न रहता तो तरुण तरुणी तरह तरह से मनोविनोद करते, खूब कुश्ती करते। एक दिन वह ऐसे स्थान में थे जहाँ ऊंची ऊंची वृक्षों की छाया और थोड़ी सी समतल जमीन थी। वर्षा होने लगी। पानी उस समय भी जमीन में समा गया जहाँ कीचड़ हो गया। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। कीचड़ उछल उछल कर उनके ऊपर पड़ रही थी। उन्होंने तब तक परवाह न की जब तक कि पूरे थक नहीं गए। हार जीत के लिए उन्हें उतनी चिंता नहीं थी। खेल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता थी। उतारे कपड़ों को उन्होंने पहन लिया। पहले कलुली को देखकर चंद्र को भय लगता था।
वह उससे विरक्त सा था, लेकिन जब दोनों में बड़ा प्रेम था। वह साथ मिलकर एक छोटी सी गृहस्थी चला रहे थे। गोपालों का जीवन उन्हें बहुत मधुर मालूम होता था। उनका समय अपने काम और प्रेम में बड़ी अच्छी तरह बीत रहा था। बाद में चंद्र के जीवन में कुंवरी, गौरी और भागीरथी 3 और स्त्रियां भी आई। कलुली जवानी में ही सिधर गई, जिससे उसका प्रेम चंद्र के हृदय में और भी जम गया। आज के लिए इतना ही। अगला अध्याय अगले अंक में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।